किया था आपका जो चैप्टर था वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो एक थ्योरम अभी भी बाकी है, वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ। व्हाट इज़ गॉसेस थ्योरम? तो गॉसेस थ्योरम में लिखा गया है, इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI एब्रीविएटेड टर्म क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए क्लोज्ड सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो अगर आप वायु में रखते हैं, एयर में रखते हैं, वैक्यूम में रखते हैं, तो कितना होता है 1/6 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस होता है। तो इट स्टेट्स दैट, गॉसेस थ्योरम में कहा गया है, इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम, जहाँ पर एयर भी नहीं है, पूरा खाली जगह है, उस जगह में अगर रखा जाता है क्लोज सरफेस को, क्लोज सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है 1/6 टाइम्स। 1/6 टाइम कितना 1/6 टाइम्स होगा, उसके भीतर में जो चार्ज बचा हुआ है उसका 1/6 टाइम। तो 1/6 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर फाई इजुकल टू क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई एप्साइलॉन। वेयर क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं Q इजुकल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज लिख सकते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, एप्साइलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। पहले भी कहा गया है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और ये फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाई है। फाई क्या है, फाई आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम फाई लिख सकते हैं। तो टोटल क्या वैल्यू निकला है, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम और अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, इट स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेट करता है, जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस का अगर सरफेस इंटीग्रल लिया जाएगा उसका कितना वैल्यू होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा फॉर ए क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के लिए, जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा, वैक्यूम में अगर रखा जाएगा, इसका मीडियम क्या है, इसका मीडियम कौन सा मीडियम में रखा गया है, इसका मीडियम है आपका वैक्यूम। वैक्यूम मीडियम में इसको रखा गया है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट स्टेट दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/6 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। टोटल जितना चार्ज है उसका 1/6 टाइम्स हो, इसके भीतर में अगर सेंट्रलाइज्ड कोई पर चार्ज है, टोटल कितना चार्ज होगा उसका 1/6 टाइम 1/6 बटा होगा। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इजुकल टू Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, वेयर एप्सिलॉन 0 रिप्रेजेंट द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, फाई इजुकल टू, इसको सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल इजुकल टू E इंटू DS इजुकल टू Q बाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि Q बाई एप्सिलॉन 0 फाई है। और सरफेस इंटीग्रल अगर इसका लिया जाएगा तो ये होगा E इजुकल टू इंटेंसिटी, और DS मतलब डिस्प्लेसमेंट, जिस दिशा में जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस इंटीग्रल से। तो ये आपका होगा सरफेस इंटीग्रल, ये है आपका सरफेस इंटीग्रल। E मतलब इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, और फील्ड इंटेंसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका वैल्यू भी रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन रहेगा तो दैट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट मीन्स DS मतलब डिस्प्लेसमेंट, जिस दिशा की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो DS से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरह भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अगर फाई लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, आपका जो है सरफेस इंटीग्रल दे दिए हैं, सरफेस इंटीग्रल इंटू ई वेक्टर क्वांटिटी, DS इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जाता है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। जिसका से मैग्नीट्यूड रहता है वो स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है।
तो डिस्प्लेसमेंट सरफेस इंटीग्रल इंटू ई, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी इसलिए दिया गया है, इसको हम अगर फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल इंटू ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना निकला, सरफेस इंटीग्रल इंटू फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्यू वन टू ए बाई जीरो। यही है आपका गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ भी बोल सकते हैं। तो गॉसेस लॉ एक बार दोबारा बोल देते हैं। इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। अगर वैक्यूम में उस क्लोज सर्किट को रखा गया है तो कितना पाया जाएगा, 1/6 टाइम्स पाया जाएगा किसका, ऑफ द चार्ज। टोटल जितना चार्ज होगा उसका चार्ज का 1/6 टाइम्स पाया जाएगा इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो फाई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू बाई एप्सिलॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में रखा गया है उसका परमिटिविटी। तो फाई इज इक्वल टू हम लोग इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल इंटू ई अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डी एस डिवाइडेड बाई क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। इसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना बोल के इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आप लोग बोल सकते हैं इसको। और दोबारा इसका क्या है, तो क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, जहाँ पर सरफेस इंटीग्रल ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। दैट मीन्स इसके ऊपर में वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जा रहा है, तो इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, दैट इज गॉसेस थ्योरम। अब इसको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। इसका प्रूफ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं ए फिजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। तो इसको एक नंबर इक्वेशन देके रखते हैं और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए ये Q0 है और एक Q1 है, दोनों क्वांटिटी ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार क्वांटिटी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिवाइडेड बाई उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स के साथ किसका, उसका जितना दूरी होगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर एक ये वाला Q0 दे देते हैं और ये वाला Q1 दे देते हैं। इसका दूरी कितना है, R मान लेते हैं। तो फोर्स का अकॉर्डिंग टू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, इसके साथ होगा एक, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा, जितना डिस्टेंस होगा, जितना दूरी होगा उसका स्क्वायर वैल्यू के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी तरह हम लोग निकाले थे पहले ए फिजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर अगर मान लेते हैं ये वैक्यूम मीडियम में है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव Q1 को अगर पॉजिटिव यूनिट चार्ज मान लेते हैं, पॉजिटिव 1 चार्ज मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या रुकेगा, देखिए, तो इसका वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। Q1 के जगह पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उसके जगह पर से Q0 बचेगा, ये 1 होगा तो मल्टीप्लाई करने से Q0 ही आएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इतना बचेगा। तो ये एफ का वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम लोग 2 नंबर इक्वेशन रखते हैं, 2 नंबर इक्वेशन। तो 2 नंबर इक्वेशन रख दीजिए। अभी जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये हम लोग जानते हैं। ये 3 नंबर इक्वेशन है, 3 नंबर इक्वेशन। अभी एफ का वैल्यू तो 2 नंबर इक्वेशन में दिया गया है, तो 2 नंबर से इक्वेशन से उसको डिराइव करते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 3 से हम लोग ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ की जगह पर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर
इंटू 1/Q0 तो था ही पहले से यहाँ से, ये एफ का वैल्यू है। एफ का वैल्यू कहाँ से पुट कर दिए हैं हम लोग, एफ का वैल्यू हम लोग पुट किए हैं 2 नंबर इक्वेशन से। तो फ्रॉम 2 लिख देते हैं यहाँ पर, फ्रॉम 2 एफ का वैल्यू यहाँ से लिया गया है, एफ का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ पर पुट किया गया है। तो एफ की जगह पर पुट करने से क्या होगा, 1/4πε0 डिवाइडेड इंटू Q0 डिवाइडेड बाई R² इंटू Q0। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज यहाँ पर Q0 कट गया, बचा 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू 1/R², इतना बचा। देयरफॉर ई इज इक्वल टू कितना बचा, इतना बचा आपका 1/R²। इसको 4 नंबर इक्वेशन छोड़ देते हैं, 4 नंबर। अगर ये Q1 यहाँ पर देखिए 1/4πε0 इंटू 1/R² है, ये Q0 काट गया है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं इफ़ पहले हम लोग देखे थे, यहाँ पर क्या देखे थे, Q1 को पॉजिटिव चार्ज माने थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज माने थे। अगर Q1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अगर इफ़ Q1 का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस 1 अगर नहीं है, ये अगर नहीं है, Q1 का अगर कोई वैल्यू है, कोई अगर इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये Q1 यहाँ पर बच जाता। तो Q1 यहाँ पर अगर बच जाता तो Q1 यहाँ पर लिख देते हैं, Q1 लिख देने से Q1 बच जाएगा, तो Q1 यहाँ पर रहेगा, तो Q1 यहाँ पर रह जाएगा। तो यहाँ पर Q1 अगर रह जाता है तो ये होगा Q1/R²। दोबारा बोल देते हैं, Q1 को यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानने के कारण यहाँ पर Q1 के जगह पर हम लोग 1 लिख दिए थे। अगर Q1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो यहाँ पर Q1 का एग्जिस्टेंस होगा इंटू Q0। अभी जो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स, मतलब टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार अभी क्या है, ई का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह पर एफ का वैल्यू यहाँ से जो डिराइव किया गया है यहाँ पर पुट कर दिए Q1 इंटू Q0। Q1 इसलिए लेके, अगर उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं मानते हैं तो Q1 का एक वैल्यू रहेगा, तो Q1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू R²। आपका ये एफ की जगह पर पुट कर दिए, पहले से Q0 था यहाँ पर, तो 1/Q0 काट गया, बचा Q1/R² डिवाइडेड बाई 1/4πε0 इंटू Q1/R²। अभी हम लोग क्या देखें पहले से, देयरफॉर हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल इंटू ई इंटू ds जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम के अनुसार, ये हम लोग जानते हैं। तो देयरफॉर चलिए दूसरे पेज में दिखाते हैं कि, चलिए एक पिक्चर बना लेते हैं। पिक्चर बनाने से आप लोगों को समझ में सहजता होगा, आपको थोड़ा सहज लगेगा। ये एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में एक छोटा सा प्लेस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये छोटा सा प्लेस है, इस छोटा सा प्लेस को हम लोग ds से डिराइव कर देते हैं, ds बोल देते हैं। यहाँ पर एक क्वांटिटी ऑफ चार्ज आपका मान लेते हैं Q1 है, इससे यहाँ पर और एक तो चार्ज क्वांटिटी बाहरी सेल में Q0 है। इसका रेडियस मान लेते हैं R है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है, तो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है, वेक्टर साइन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका जो फील्ड इंटेंसिटी एक इसको टच करते हुए निकलेगा, इसका फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से टच करते हुए निकलेगा, जहाँ से भी निकलेगा तो टच करते हुए इसको टेंजेंट निकलेगा। इसका फील्ड इंटेंसिटी मतलब इसका टेंजेंट वाइज डायरेक्शन में जो निकलेगा वो फील्ड इंटेंसिटी कहा जाएगा। तो इस छोटा सा प्लेस को ds डिराइव किया गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सरफेस को टच करते हुए निकल रहा है उसके साथ कोई यहाँ पर कोई भी एंगल फॉर्मेशन नहीं होगा, 0 डिग्री फॉर्मेशन में होगा, क्योंकि टेंजेंट वाइज परपेंडिकुलरली जा रहा है, सरफेस को टच करते हुए जा रहा है, तो इसके भीतर में कोई एंगल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस एंगल को हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं। जहाँ पर भी ये एंगल, कोई तो एंगल नहीं होगा, यहाँ पर दिखाई नहीं जा रहा है उतना बढ़िया से, तो ये 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर थीटा कोई एंगल नहीं होगा, थीटा सिर्फ 0 डिग्री होगा, क्योंकि वो टच करते हुए टेंजेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक जो चार्ज है Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q0 मान लेते हैं। एक छोटा सा प्लेस को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको ds बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग को वहाँ पर क्या मिला, वहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, सरफेस इंटीग्रल इंटू ई इंटू ds मिला था। तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल इंटू ई इंटू ds
डी एस जो मिला था डी एस, तो यहाँ पर हम लोग डी एस कॉस थीटा डी एस जो है यहाँ था, यहाँ पर इसको और बढ़िया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ई इंटू डी एस कॉस थीटा कर देते हैं, कॉस थीटा डी एस कॉस थीटा कर दिए हैं। तो डी एस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू तो 0 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट वाइज वो निकलेगा फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर कोई एंगल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसके जगह पर ई को इस साइड में रखते हैं, सरफेस इंटीग्रल को इस साइड में रखते हैं, और कॉस थीटा के जगह पर कॉस 0 डिग्री लिख देते हैं। कॉस 0 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो सरफेस इंटीग्रल ये बचेगा। तो डी एस इंटू 1, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हमेशा 1 पाया जाता है, अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री के अनुसार पाया जाता है। तो ई का वैल्यू हम लोग जो निकाले थे वो यहाँ पर लिख देंगे। ई का वैल्यू देखिए यहाँ पर हम लोग निकाले थे, ई का वैल्यू कितना निकाले थे 4 नंबर इक्वेशन में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू चार्जेस इंटू चार्ज Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये 4 नंबर इक्वेशन की ई का वैल्यू वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ई का वैल्यू के जगह पर हम लोग लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका सरफेस इंटीग्रल इंटू डी एस बचा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 लिख देते हैं, कहाँ से डिराइव किए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लिख सकते हैं, ये अगर स्फीयर मान लेते हैं, ये अगर स्फीयर मान लेते हैं, इसको अगर स्फीयर मान लेते हैं, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया किसी भी स्फीयर का। तो यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया की जगह पर हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल इंटू डी एस, इस जगह पर हम लोग वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो सरफेस इंटीग्रल इंटू डी एस इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका बचा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर पुट कर दिए 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए 4 कटेगा, पाई कटेगा, 4 कटेगा, पाई कटेगा, और देखिए ये आर स्क्वायर कट गया, ये आर स्क्वायर कट गया। तो बचा क्या आपका Q/एप्सिलॉन 0 बचा, Q/एप्सिलॉन 0। सो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0, यही तो था आपका गॉसेस थ्योरम, यही तो था चार्ज बाई एप्सिलॉन 0, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ से हम लोग गॉसेस थ्योरम इस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रूफ। तो गॉसेस थ्योरम प्रूव करने का तरीका आप लोग जान गए हैं। तो कृपया इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए बढ़िया से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा लाइक दीजिए। और मेरे दूसरे वीडियो के लिए थोड़ा कृपा करके वेट कीजिए, मैं वीडियो बना के आप लोग को दूंगा, जो जिससे आप लोग को बहुत सुविधा और बहुत पढ़ने में सुविधा मिलेगा, और जिससे आप लोग को बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।